नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और झारखंड की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अरविंद। तो समाचारों की ओर आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78-046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस संस्थान को देश के सभी भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और इन्हें उन्नत बनाने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप निर्मित किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। CNCI पर कैंसर मरीजों का भारी बोझ था और पिछले कुछ समय से इसके विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही थी। CNCI के नए परिसर के बन जाने से उस पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। नए परिसर में 460 बिस्तरों वाला व्यापक कैंसर यूनिट होगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस परिसर का निर्माण 530 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें केंद्र सरकार ने करीब 400 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि शेष राशि पश्चिम बंगाल सरकार ने खर्च की है। ये परिसर कैंसर अनुसंधान के एक अत्याधुनिक केंद्र के रूप में भी काम करेगा और खासकर देश के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर हिस्से से आने वाले कैंसर रोगियों का इलाज करेगा। लखनऊ में आज से 2 दिवसीय डीडी कॉन्क्लेव शुरू हो गया है। उद्घाटन सत्र के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के सभी जनपद गुंडा राज से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान भाजपा की सरकार ने यूपी की तस्वीर बदली है और आज राज्य में 60 मेडिकल कॉलेज हैं। आज वो वातावरण बदला है। एक ऐसा डर, खौफ जो 2017 से पहले देखने को मिलता था, वो आज नहीं है। आज बेटियां कॉलेज जा सकती, स्कूल जा सकती, काम पर जा सकती हैं। महिलाएं सुरक्षित खुले में बाहर घूम सकती हैं। व्यापारी अपने कामकाज को बढ़ा सकता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आवेदन आए और 3 लाख करोड़ के का निवेश अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति के कारण ही हुआ है। पहले 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, अब 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। पहले केवल 2 मेट्रो थे, आज 5 मेट्रो हैं। और यही नहीं, पहले केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 60 मेडिकल कॉलेज, लगभग 4 गुना ज्यादा मात्र 5 वर्षों में। ये उपयोगी सरकार ने किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा यूपी के लिए जरूरी है योगी, यूपी प्लस योगी, उपयोगी। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको, क्योंकि यहां के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया तो योगी सरकार ने किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया यहां के 2.5 करोड़ किसानों को 6-6 हजार रुपया देने का काम अगर किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हुआ है। गन्ना किसानों की बकाया राशि नहीं मिलती थी पूर्व की सरकारों में, हमने पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों को दिया है खरीद के रूप में। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको भी दुगना किया, खरीद भी दुगनी की, अपने आप में रिकॉर्ड है। निवेश भी आया। रोजगार आप देखिए, पुरानी सरकारों में जहां 1 लाख 1.5 लाख मिलता था, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, अनुबंध के तौर पर 3 लाख से ज्यादा मिली। करोड़ों ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए जो पिछले 5 वर्षों में हुए। ये तब हुआ जब गुंडा राज और माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। और मैं तो यही कहूंगा, अगर आज मैं सुबह उतरकर आपको डबल इंजन की बात करनी है तो अगर आप एक अखबार का, किसी भी अखबार का पहला पन्ना उठाकर देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर नजर आता है, फर्क साफ है। 2017 से पहले क्या था और आज क्या है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, तुलना है, सेक्टर वाइज है। और ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर बहुत कुछ बदला है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में गंभीर सुरक्षा चूक की जांच के लिए समिति गठित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे। नेतृत्व कैबिनेट सचिवालय सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। इसके अलावा समिति में आईबी के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और एसपीजी आईजी एस सुरेश शामिल हैं। टीम को जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का कल गठन किया। सेवानिवृत्त जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह एवं कानून मामलों के प्रधान सचिव अनुराग वर्मा इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं। समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले में तत्काल रिपोर्ट तलब की थी और जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक मामले को लेकर जमशेदपुर में भाजपा के द्वारा मशाल जुलूस जन आक्रोश रैली निकाला गया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो एवं बड़ी संख्या में पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में जो कल पंजाब में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो कुछ हुआ वह भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री पद को किस प्रकार गिराने का काम किया, प्रधानमंत्री जी को जाने से रोकने का काम किया। और ये पंजाब की कांग्रेस में जो सरकार है वो सरकार नहीं चाहती थी कि पंजाब के विकास के लिए चाहे हेल्थ सेक्टर हो चाहे अन्य सेक्टर में जो बड़ी शिलान्यास और उद्घाटन था उस काम को रोकवाने का काम प्रदर्शनकारियों के द्वारा कराया गया। इधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवा मोर्चा की ओर से रांची में भी पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में भाजपा के कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर राज्यसभा सांसद जमीर उरांव और विधायक सीपी सिंह ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया। पर खिलवाड़ किया गया वहां के कांग्रेस की सरकार के द्वारा। वहां जब पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वो वहां से किस प्रकार से जाएगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगा, इन सारे बातों की जानकारी वहां के सरकार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी को यह बताया गया था। सारी जानकारी रहने के बावजूद मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। कल 11 बजे से महात्मा गांधी जी के स्टेचू पर मौन 2 घंटे का रखा जाएगा। आज पूरे देश के अंदर महामृत्युंजय जाप से लेकर विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कांग्रेसियों शर्म करो। वैसे तो कांग्रेसी इतने बेशर्म हैं कि उन पर इसका कोई फर्क नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे जिला एवं उप जिला स्तर पर 24 घंटे चलने वाली नियंत्रण कक्षों की स्थापना करें। इससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष में चिकित्सक, सलाहकार और स्वयं सेवकों के साथ पूरी आबादी के लिए टेलीफोन लाइन की सुविधाएं होनी चाहिए। कोविड मामलों के आधार पर नियंत्रण कक्ष रोगियों को निरंतर आवश्यक जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराएगा। केंद्र ने रोगियों को आवागमन के लिए प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में आवश्यकता अनुसार एक एम्बुलेंस देने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नियंत्रण कक्ष में विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा है, जो एक दूसरे के संपर्क में रहे और लोगों को निर्बाध रूप से सेवा। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,17,100 नए संक्रमितों की पहचान की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 30,836 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं।
तो इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,704 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,255 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक 1,309 नए मरीज रांची जिले में ही मिले हैं। कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 149,66,81,155 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 10,889 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इनमें से 50% 15 से 17 वर्ष के किशोर शामिल हैं। पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन की नई रैक आज सवेरे हटिया स्टेशन पहुंची। इस रेलगाड़ी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रात भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। प्रबंधक महोदय को सबुज पताका प्रदर्शन पूर्वक शुभारंभ करने निवेदन करुछु। आपण मैंने पर्दारे देखिपुर स्पष्ट भाव में उत्साह और उद्दीपना को नहीं पूरी हटिया पूरी तपस्विनी एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज सिमडेगा जिले के कुलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसराजारा गांव का दौरा करेगी। यह प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों गांव में एक व्यक्ति को ग्रामीणों के द्वारा जिंदा जला दिए जाने के मामले का जायजा लेगी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राजभवन में भेंट की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड विधानसभा के द्वारा प्रकाशित डायरी भी समर्पित किया। रांची नगर निगम सभागार में उप महापौर संजीव विजयवर्गीय की अध्यक्षता में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में नवनिर्मित नागाबाबा वेजिटेबल मार्केट में 2016 सर्वे सूची में शामिल सब्जी विक्रेताओं का सत्यापन कर जल्द से जल्द फुटपाथ सब्जी विक्रेताओं को स्थल आवंटन हेतु विस्तृत चर्चा की गई। लोहरदगा जिले के किस्को थाना पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरफ्तार अपराधी लंबे समय से वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने गिरोह के सरगना के पास से 2 4-पहिया वाहन और 1 2-पहिया वाहन भी जब्त किया है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर पुलिस ने बिहार के गया जिले से 10 टन सरिया के साथ ट्रक मालिक को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान अखिलेश कुमार के रूप में की गई है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह रुंगटा माइंस के अधीन होने वाले माल की सप्लाई के काम में अपना निजी ट्रक चलाता था। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र से पुलिस ने आपराधिक सरगना तूफान गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों पर ट्रैक्टर चोरी करने का आरोप था। कोडरमा के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। निसंकोच होकर कोविड का टीका लगवाइए। साथ ही टीका लेने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन करना न भूलें। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कोविड के मद्देनजर छत्तर मांडू स्थित सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल परिसर में पीएसए प्लांट एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। लातेहार के उपायुक्त ने बालूमाथ प्रखंड में चल रहे टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों को टीका लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को 100% टीकाकरण करवाने का भी निर्देश दिया। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना के मामले ने निजी क्षेत्र की बिजनेस स्कूल एक्सेलराई में भी दस्तक दे दी है। एक्सेलराई में कुल 22 विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी पॉजिटिव विद्यार्थियों को कंटेनमेंट जोन में बनाकर रखा गया है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला स्तरीय समन्वय समिति, जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं पीएमईजीपी से संबंधित बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की और संबंधित अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सरायकेला खरसावां जिले की अमृता देवी ने बैंक लिंकेज के जरिए अपने समूह से 90,000 रुपए ऋण लेकर 2100 चूजों के साथ पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की थी। आज लोकल बाजारों में मुर्गियों की बिक्री कर अमृता अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं और अपने पोल्ट्री फार्म का विस्तार करने का भी वे प्रयास कर रही हैं।
पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा में हुए सड़क दुर्घटना में साहिबगंज जिले के 7 मृतकों के परिजनों को मंत्री आलमगीर आलम और विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1-1 लाख रुपए का सहायता राशि सौंपा। इस दौरान नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स भी बंधाया। जोहानिसबर्ग में दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें अब 1-1 की बराबरी पर है। चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने बांडर्स में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। इस जीत के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। भारत से जीत के लिए मिले 240 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 243 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। एल्गर के अलावा डुसेन ने 40 रन बनाए। इसी के साथ जोहानिसबर्ग में भारत के टेस्ट में अजेय रहने का सिलसिला भी टूट गया। भारत ने अपनी पहली पारी में 202 और दूसरी पारी में 266 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 229 रन बनाकर 27 रन की बढ़त हासिल की थी। आजादी का सफर के आज की कड़ी में देखिए आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जोशीला शेर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का है, जो आजाद हिंद रेडियो के कार्यक्रमों के शुरू में गूंजता था। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। उसे जर्मनी की रेडियो सर्विस के अंग के रूप में आरंभ किया गया था। उसका पहला प्रसारण 7 जनवरी 1942 को हुआ था। रेडियो के कार्यक्रमों में विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ साथ इस महाद्वीप में रह रहे लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई जाती थी। उनमें समाचार बुलेटिन भी शामिल थे, जो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पश्तो, तमिल, फारसी और तेलुगु में प्रसारित किए जाते थे। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। शुरू में रेडियो का मुख्यालय जर्मनी में था, जिसे बाद में सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया। बर्लिन से प्रसारण में बोस ब्रिटिश क्षेत्रों पर जापानी विजय का उत्सव मनाते थे और पूरे जुनून के साथ भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करते थे। आजाद हिंद रेडियो का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों से रेडियो प्रसारण का मुकाबला करना था। आज स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक ज्ञानांजन नियोगी की जयंती भी है। उनका जन्म 7 जनवरी 1891 को हुआ था। ज्ञानांजन पर ब्रह्म समाज के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो ज्ञानांजन स्वाधीनता आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। 1909 में ज्ञानांजन नियोगी ने कलकत्ता वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन बनाया। शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त वो संस्थान झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लाभ के लिए
मेडिकल सहायता और विकास कार्यों का आयोजन भी करता था। उन्होंने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की गहन यात्रा की और गरीबों तथा समाज के अशिक्षित वर्गों में जागरूकता फैलाने के लिए मैजिक लैंटर्न यानी जादुई लालटेन का उपयोग करना आरंभ किया। स्वदेशी चीजों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञानांजन ने स्वदेशी मेलों का आयोजन किया। 1930-31 के दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के महापौर थे तो उन्होंने ज्ञानांजन से स्वदेशी अभियान चलाने का आग्रह किया था। स्वतंत्रता के उपरांत जब पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आए तो ज्ञानांजन नियोगी ने जी जान से पुनर्वास कार्य किया। 13 फरवरी 1956 को ज्ञानांजन की आत्मा श्री चरणों में विलीन हो गई। राजधानी रांची समेत राज्य में कल से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार राजस्थान और दिल्ली सहित आसपास के कई राज्यों में बारिश हो रही है, जिसका असर झारखंड में भी दिखेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 9 और 10 जनवरी को राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जो हवा का दिशा है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा और आपको ईस्टर्ली थोड़ी चलते हुए पूर्वइया चलते हुए दिखेगी और न्यूनतम तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने बताया 9 तारीख से बारिश की संभावना है, तो 9 तारीख से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बादल हैं उनका आगमन झारखंड की तरफ होने लगेगा। तो कुल मिला के ये है कि अगले 5 दिन है वो तो ड्राई है, शुष्क है, बट 9 तारीख से झारखंड में मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। 9 से 12 तक पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है झारखंड में देखने को मिलेगा और 9 से 12 तक में हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में। संताल परगना क्षेत्र में इन दिनों संताल आदिवासियों का प्रकृति प्रेम का त्योहार सोहराय की धूम है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और प्रकृति की पूजा से भी जुड़ा है। इसी क्रम में जामताड़ा महाविद्यालय में नृत्य गीत का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी युवक युवतियों ने भाग लिया और पूजा आराधना की। कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है और कृषि कार्य संपूर्ण सहयोग, कृषि कार्य में सहयोग लेने हेतु हमारे जो पशुधन उसकी पूजा की जाती है। ये जो त्यौहार है इसको सोहराय त्यौहार कहा जाता है, सोहराय पर्व कहा जाता है, जो संताल आदिवासियों का जो 5 दिवसीय पर्व होता है, यानी कि संताल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार सोहराय होता है। सोहराय का अर्थ होता है सहारा या सहयोग करना, क्योंकि सहयोग के लिए मनुष्य सिर्फ अपनी आवश्यकता को पूरा, बिना सहयोग का अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए सहयोग के लिए उन्हें अपेक्षाएं हैं, उन्हें दूसरे की सहयोग लेना जरूरी है, दूसरे की सहायता लेना जरूरी है, तभी उनकी मौलिक आवश्यकता या कोई भी आवश्यकता पूरी। खेती के बदलते स्वरूप ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का भी मौका दिया है। मशरूम की खेती करके महिलाएं कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। एक समय था जब महिलाएं सिर्फ घर में चूल्हा चौका का काम किया करती थीं, लेकिन मशरूम की खेती ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। गांव की लीलावती देवी बताती हैं कि मजदूरी करने के लिए पहले रांची के उन्हें चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन मशरूम की जब से उन्होंने खेती करना शुरू किया तब से उन्हें घर में ही कमाई होने लगी है। पति से हमको पैसा मांगना पड़ता था, पति अकेले काम करना पड़ता था। अभी तो हम लोग ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाने के बाद हम लोग मशरूम बना रहे हैं। मशरूम बना के हम लोग मतलब घर ही में हम लोग अभी पैसा का स्रोत बना लिए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। विनीता कच्छप और जतरी सांगा बताती हैं कि मशरूम की खेती करने के लिए उन्होंने बाकायदा निःशुल्क प्रशिक्षण लिया है। घर के एक छोटे से कमरे में उनके द्वारा मशरूम की खेती कर कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। हम लोग सीख गए तो हम लोग एकजुटता होकर हम लोग मशरूम का खेती कर रहे हैं। सुबह फिर दूसरा दिन उसको निकाल के फिर
प्लास्टिक में इसको पसार के 2 घंटा सुखाए, उसमें नमी इतना होना चाहिए कि पानी ना आए। ग्रामीण इलाकों में घर में ही रहकर कमाई करने की इच्छुक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन महिलाओं को समूह से जोड़कर प्रशिक्षण के भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाकी महिलाएं भी इसको सीखें ताकि उनको घर के बाहर जाना ना पड़े और वो लोग घर में ही रह के घर से कमाई करें और घर की सहायता कर सके। की माली हालत में सुधार और समाज को एक नया संदेश देने की ओर महिलाओं ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। शुरुआत भले ही छोटे स्तर से हो, लेकिन सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से इन्हें भला अब कौन रोक सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए कर्मवीर की रिपोर्ट। अंतर्गत जोराम खिजूर टाण निवासी सुनीता देवी स्वावलंबन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। उन्होंने जेएसएलपीएस और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के माध्यम से प्रारंभिक उद्यमिता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018 में लघु ऋण लिया और व्यापार उन्मुखीकरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर तेल मिल व्यवसाय को एक नया स्वरूप दे रही हैं। झारखंड विविधताओं से परिपूर्ण प्रदेश है, जहां औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ साथ स्वरोजगार करने के भी सैकड़ों साधन मौजूद हैं। सुनीता देवी ने इन्हीं संसाधनों का फायदा उठाया। उन्होंने जेएसएलपीएस और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के माध्यम से प्रारंभिक उद्यमिता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018 में लघु ऋण लिया और व्यापार उन्मुखीकरण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज सुनीता देवी के तेल मिल में महुआ, डोरी आदि वन उत्पादों से तेल निकाला जा रहा है। बाजार में शुद्ध तेल की भरपूर मांग होने से आज सुनीता देवी प्रति माह 50,000 रुपए से भी अधिक कमाने लगी हैं। अतिरिक्त उत्पाद के रूप में तेल की खली की बिक्री से भी उन्हें लाभ मिल रहा है। जानकारी मिला कि ब्यासी की ओर से लोन मिलने वाला है। उस लोन से ये तेल मिल भी आया हुआ था। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3,704 नए कोरोना मरीज मिले। सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 14,255। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन की नई रैक को दिखाई हरी झंडी। आज सवेरे पहुंची हटिया। और रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में कल बादल छाए रहने के आसार। 9 और 10 जनवरी को मध्यम से हल्के बारिश की संभावना। सृष्टि से जन करे, तू ही दानवों का कलन करे। दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तू ही